नमस्कार दोस्तों, आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ध्यान दें। अभिक्रिया वेग प्रायोगिक परिस्थितियों जैसे अभिकारकों की सांद्रता, अगर गैस है तो गैस के संदर्भ में दाब, ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया वेग जो है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया वेग जो है प्रायोगिक परिस्थितियों जैसे अभिकारक की सांद्रता पर, अगर गैस है तो गैस के संदर्भ में दाब पर, ताप पर तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि तो अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग जो है सांद्रता पर कैसे निर्भर है, तो ध्यान दें। किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग एक अथवा अनेक अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताओं पर निर्भर हो सकता है। तो आप देखें ध्यान से, किसी दिए गए ताप पर कोई टेम्परेचर आप फिक्स रहेगा, तो दिए गए ताप पर अभिक्रिया वेग एक अथवा अनेक अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रताओं पर निर्भर हो सकता है। तो अभिक्रिया वेग जो है वह किसी एक अभिकारक के सांद्रता पर या एक से अधिक अभिकारकों की सांद्रता पर, ठीक है, या फिर उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर हो सकता है। तो अभिक्रिया वेग जो है एक अथवा अनेक अभिकारक तथा उत्पादक की सांद्रता पर निर्भर हो सकता है। अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। अभिक्रिया वेग को अगर आप अभिकारकों के सांद्रता के पदों में व्यक्त करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वेग नियम कहलाता है, रेट लॉ कहलाता है। ठीक है, वेग नियम को हम वेग समीकरण भी कहते हैं अथवा वेग व्यंजक भी कहते हैं। तो वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। इसे वेग समीकरण अथवा वेग व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए वेग नियम क्या होता है, वेग समीकरण, वेग व्यंजक, इसके बारे में समझते हैं। वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक के बारे में जानते हैं हम लोग। ध्यान दें, हम जानते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता घटती है अभिक्रिया वेग घटता जाता है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक क्या होगा, घटता रहेगा, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और अभिक्रिया की वेग भी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत अभिक्रिया वेग सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होने से बढ़ती है। अगर आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे, सांद्रता में वृद्धि करेंगे, तो अभिक्रिया वेग क्या होगी, बढ़ती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जो है वह अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता घटती है अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अभिकारक की सांद्रता वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, वृद्धि होगी। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं कैसे रेट लॉ लिखेंगे, व्यंजक कैसे लिखेंगे। माना एक सामान्य अभिक्रिया, ध्यान दें यह एक सामान्य अभिक्रिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यह एक सामान्य अभिक्रिया दिया गया है। यहाँ पर यह जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तथा स्मॉल डी अभिकारक और उत्पाद के स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं। ठीक है, तो यह जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी हैं, यह क्या है, अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए रेट लॉ क्या होगा, वेग व्यंजक क्या होगा,
इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक, ठीक है, वेग प्रोपोर्शनल, वेग अनुपाती जो होगा वह सांद्रता A के पावर x, एक्टिव मास ऑफ A पावर x इंटू सांद्रता B के पावर y। तो इस अभिक्रिया के लिए जो वेग व्यंजक होगा वह वेग प्रोपोर्शनल, वेग समानुपाती सांद्रता A के पावर x इंटू B के पावर y। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे जो घातांक आया है, A सांद्रता के पावर घातांक x आया है और B सांद्रता के पावर घातांक y आया है। ठीक है, यह जो है समान भी हो सकता है, ठीक है, और भिन्न भी हो सकता है। यहाँ घातांक x तथा y स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ठीक है, जो A और B इसमें लिए गए थे, वह जो x और y है वह स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान भी हो सकता है अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, देखें वेग बराबर, जब यह समानुपाती हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, एक नियतांक आएगा, वेग बराबर के सांद्रता A के पावर x इंटू सांद्रता B के पावर y, समीकरण नंबर 2। ठीक है, वेग को क्या लिखेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी। वेग बराबर हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के सांद्रता A पे पावर x इंटू बी पावर y, समीकरण नंबर 3। यह जो समीकरण नंबर 3 है, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के सांद्रता A पे पावर x इंटू सांद्रता B पे पावर y, इसको अवकल वेग समीकरण कहते हैं। समीकरण 3 को क्या कहते हैं, अवकल वेग समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे जो k आया है उसको समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। k जो है वह एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, समीकरण 1 जो है वेग समानुपाती सांद्रता A पे पावर x इंटू सांद्रता B पे पावर y, तो इस तरह के जो भी समीकरण हैं, ठीक है, समीकरण 1 जैसे समीकरण जो कि अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, वेग नियम अथवा वेग व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 जैसे समीकरण को जो अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं उसको क्या कहते हैं, वेग नियम अथवा वेग व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो k को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। और यह समीकरण 3 क्या कहलाता है, अवकल वेग समीकरण कहलाता है। माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के सांद्रता A पे पावर x इंटू सांद्रता B पे पावर y, इसको क्या कहेंगे, अवकल वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 को अवकल वेग समीकरण कहते हैं, जहाँ k समानुपाती स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। और समीकरण 1 जैसा समीकरण जो कि अभिक्रिया वेग और अभिकारक के सांद्रता में संबंध स्थापित करता है, वेग नियम अथवा वेग व्यंजक कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, वेग नियम की परिभाषा क्या होती है, वेग नियम की डिफिनीशन क्या देंगे। तो वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। वेग नियम क्या होता है, वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। तो जो आप मोलर सांद्रता के पदों में घातांक लगाते हैं, अभिकारक के मोलर सांद्रता के पद पे जो घातांक लगाते हैं, वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान भी हो सकता है अथवा भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, वेग नियम को
किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वेग नियम को आप संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं होता है बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जाता है। ठीक है, वेग नियम को आप जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को देखकर नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसका निर्धारण क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से नहीं होता है। इसका निर्धारण कैसे होगा, प्रायोगिक रूप से किया जाता है। वेग नियम को कैसे लिख सकते हैं, प्रायोगिक रूप से लिख सकते हैं। इसको सैद्धांतिक रूप से समीकरण को देखकर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वह गलत भी हो सकता है। तो आपने देखा वेग नियम की परिभाषा, देखा आपने कि वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक समीकरण। ठीक है, 2NO गैस प्लस O2 गैस एरो 2NO2 गैस, यह एक समीकरण है जिसमें आप देख रहे हैं 2NO गैस और प्लस O2 गैस बन रहा है 2NO2 गैस। तो इसका आपको वेग समीकरण लिखना है। ठीक है, वेग नियम से वेग समीकरण इसका लिखना है। तो इसका जो वेग समीकरण आएगा, वेग बराबर के, ठीक है, NO के सांद्रता पे पावर 2, ठीक है, और O2 के सांद्रता पे पावर 1। यह जो समीकरण मिला है, यह समीकरण जो है, इस वेग समीकरण जो मिला, इस समीकरण को देखकर नहीं लिखा गया है। ठीक है, यह जो वेग समीकरण है यह प्रयोग करके लिखा गया है। कैसे प्रयोग हुआ है, तो आइए उसको समझते हैं कैसे यह समीकरण जो है प्रयोग करके लिखा गया है। तो यह आया है कि वेग बराबर के NO के सांद्रता पावर 2 इंटू O2 की सांद्रता पावर 1। तो ध्यान दें, यह आपका समीकरण था। ठीक है, यह आपको बताया गया कि वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 2NO गैस प्लस O2 गैस एरो 2NO2 गैस। ठीक है, अब इसके लिए आपको वेग व्यंजक लिखना है। ध्यान दीजिए, यह आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करना है, तो वह कैसे होगा, तो इसमें या तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करके, एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर कर दीजिए और दूसरे अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन कीजिए, उस आधार पर आप उसका वेग निर्धारण कर सकते हैं। अथवा दोनों अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तित करके, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रताओं के फलन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभिक्रिया का वेग निर्धारण करना है तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता को आपको स्थिर करना होगा और दूसरे अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन करना होगा, अथवा दोनों अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन करके प्रारंभिक सांद्रताओं के फलन के रूप में आप वेग का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे होगा। NO2 के बनने का प्रारंभिक वेग, विरचन का प्रारंभिक वेग यहाँ देखें प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि समीकरण को देखकर हम नहीं लिख सकते हैं, वेग नियम को एक्सपेरिमेंट के आधार पर लिखा जाता है। तो यहाँ देखें प्रयोग 1 2 3 4 4 प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता है NO का मोल पर लीटर में, ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता है मोल पर लीटर में, और जो NO2 बन रहा है उसकी भी प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे बनने की दिया गया है मोल पर लीटर पर सेकेंड में। तो पहला आप एक्सपेरिमेंट में देखें, जब NO की सांद्रता जो है 0.30 है,
NO की सांद्रता कितनी है? 0.30 मोल पर लीटर है और ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता भी है 0.30 मोल पर लीटर। ठीक है, तो जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता क्या है? बराबर है, तो उस समय जो है अभिक्रिया वेग कितना आ रहा है? प्रारंभिक वेग आ रहा है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब जो है एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रख के दूसरे अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो ऑक्सीजन की सांद्रता को स्थिर कर दिया गया 0.30 और NO की सांद्रता को बढ़ा दिया गया 0.60। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग आप देखें यह बढ़ गया है। अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? 0.384 हो गया, 0.384 हो गया। ठीक है, तो जब आप ऑक्सीजन की सांद्रता को स्थिर करके, ठीक है, NO की सांद्रता कितना करते हैं? दोगुनी करते हैं। 0.30 ऑक्सीजन की सांद्रता है और NO की सांद्रता आपने डबल कर दिया, 0.60 कर दिया, तो उस समय अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। 0.096 से बढ़कर 0.384 हो गया, अर्थात कितने गुना हो गया? इसका 4 गुना हो गया। ठीक है, तो जब सांद्रता को दोगुना किया जाता है तो अभिक्रिया का वेग जो है 4 गुना हो जाता है। किसके सांद्रता को दोगुना किया जाता है? NO के सांद्रता को। ठीक है, ऑक्सीजन के सांद्रता को स्थिर करके NO के सांद्रता को दोगुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है 4 गुना हो जाता है। अब आप देखें, अब NO की सांद्रता को पहले जैसा करते हैं 0.30, NO के सांद्रता को 0.30। अब ऑक्सीजन की सांद्रता को दोगुना करते हैं 0.60। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की सांद्रता को दोगुना कर दिए और NO की सांद्रता को उतना ही रहने दिए पहले जितना, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग दोगुना हुआ। अभिक्रिया का वेग क्या हुआ? दोगुना हो गया। प्रारंभिक के दोगुना हो गया 0.192। ठीक है, या 0.096 का कितना है? दोगुना है। तो आप देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की सांद्रता स्थिर करके NO की सांद्रता दोगुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है प्रारंभिक के 4 गुना हो जाता है, और जब NO की सांद्रता स्थिर करके ऑक्सीजन के सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए 2 गुना हो रहा है और NO के लिए 4 गुना हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है और NO के लिए क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। अर्थात ऑक्सीजन के 1 घात पे निर्भर करेगा तो NO के 2 घात पे निर्भर करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 घात पे तो NO के 4 घात पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 घात पर तो NO के 2 घात पे निर्भर करेगा। इस तरह से जो है अभिक्रिया चल रही है। अब जो है दोनों की सांद्रता डबल कर दिए, NO का 0.60 और ऑक्सीजन का भी 0.60। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग आप देख रहे हैं यह भी जो है बढ़ जा रही है। ठीक है, 0.768 हो जा रही है। तो अब इसको जो है कैसे समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे इस प्रयोग को। ठीक है, परिणाम आपने देखा कि यह जो है परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिणाम से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि परिणाम से क्या दिखाई दे रहा है कि जब ऑक्सीजन की सांद्रता स्थिर रखकर NO की सांद्रता दोगुनी की जाती है, NO की सांद्रता दोगुनी की जाती है, तब अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग में 4 गुना में वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है? 4 गुना में वृद्धि हो जाती है, अर्थात 0.096 से यह बढ़कर 0.384 हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है? यह दर्शाता है कि वेग NO की सांद्रता के वर्गफल के निर्भर करता है। वेग जो है वह NO की सांद्रता के वर्गफल पर निर्भर करता है, उसके स्क्वायर पर निर्भर करता है NO की सांद्रता के। ठीक है, यह हो गया। जब NO की सांद्रता स्थिर रख दी जाती है, NO की सांद्रता क्या हो गई? स्थिर कर दिए।
NO की सांद्रता स्थिर रख दी जाती है और ऑक्सीजन की सांद्रता दोगुनी की जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता दोगुनी की जाती है, तब अभिक्रिया का वेग दोगुना, ठीक है, अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। अर्थात अभिक्रिया वेग ऑक्सीजन की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करता है। अभिक्रिया वेग जो है ऑक्सीजन की सांद्रता कितने घात पर निर्भर करता है? 1 घात पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यह जो है प्रयोग के द्वारा आपने निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीजन के 1 घात पर निर्भर करता है अभिक्रिया वेग और NO के 2 घात पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसको जो है वर्गफल पर निर्भर करता है। अब इसको अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखेंगे। अतः अभिक्रिया का वेग समीकरण बराबर वेग बराबर के, ठीक है, NO के वर्गफल पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन के सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करता है। तो यह हो गया वेग बराबर के NO के सांद्रता पर 2 पावर और ऑक्सीजन के सांद्रता पर 1 पावर, ठीक है। इस समीकरण का अगर अवकल रूप समीकरण आप लिखेंगे तो यह वेग हो जाएगा -dr/dt बराबर के NO पे पावर 2 और ऑक्सीजन पावर 1 द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में प्रायोगिक आंकड़ों से प्राप्त वेग समीकरण में सांद्रताओं के घातांकों का मान, ये जो सांद्रताओं के घातांकों का मान है, ठीक है, वह संतुलित अभिक्रिया के सांद्रताओं के स्टोइकियोमेट्रिक घातांक के समान है। जो संतुलित अभिक्रिया थी उसकी जो स्टोइकियोमेट्री थी उसके समान थी, ठीक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यह है आपकी, इसकी स्टोइकियोमेट्री NO का क्या है? 2 है और ऑक्सीजन का क्या है? 1 है, ठीक है। यह जो घातांक आया है आपका प्रयोग के द्वारा वेग बराबर के NO पे पावर 2 और O2 पावर 1, ठीक है, तो वह स्टोइकियोमेट्री के क्या है? समान है। यह समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग द्वारा क्या आया है? समान आया है, ठीक है। तो इस समीकरण का अवकल रूप समीकरण -dr/dt बराबर के NO पे पावर 2 और 2 पावर 1 द्वारा दिया जाता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त आंकड़ों से प्राप्त वेग समीकरण में सांद्रताओं के घातांकों का मान संतुलित अभिक्रिया के सांद्रताओं के स्टोइकियोमेट्रिक घातांकों के समान है, ठीक है। अब कुछ और ने उदाहरण देखते हैं। जैसे देखें अभिक्रिया CHCl3 + Cl2 बन रहा है CCl4 + HCl, ठीक है। इसके लिए प्रयोग करके जो वेग समीकरण हमें मिला है वेग बराबर के, ठीक है, सांद्रता CHCl3 और सांद्रता Cl2 पे पावर 1/2, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 1 और Cl2 का 1, ठीक है। अब इसमें जो आया है घातांक वह समान नहीं है। CHCl3 का पावर 1 तो आया है, लेकिन Cl2 के पावर 1/2 आया है घातांक, लेकिन इसमें जो है स्टोइकियोमेट्री इसका 1/2 नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका वेग समीकरण मिलेगा उसमें जो सांद्रताओं का घातांक होगा वह समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। एक और समीकरण देखते हैं। CH3COO C2H5 + H2O बन रहा है आपका CH3COOH + C2H5OH। इसका जो प्रायोगिक वेग समीकरण है वेग बराबर के सांद्रता CH3COO C2H5 इंटू सांद्रता H2O पावर 0, ठीक है। तो यह प्रयोग द्वारा निकला है कि CH3COO C2H5 के 1 घात पर निर्भर करेगा और H2O के 0 घात पर निर्भर करेगा, अर्थात H2O पर निर्भर नहीं करेगा, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो यह भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर नहीं है क्योंकि H2O का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है और यहाँ पे 0 आया है। तो इन अभिक्रियाओं में सांद्रता पदों के घातांक समीकरण में, ठीक है, जो सांद्रता पद हैं उसके घातांक समीकरण में उपस्थित स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भिन्न है। जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं और यह सांद्रता पद का जो घातांक आया है वह एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जा सकता है। वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर प्रायुक्त नहीं किया जा सकता है।
यानी इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो निर्धारण है वह सैद्धांतिक रूप से आप नहीं कर सकते हैं। जब भी आप करेंगे किस पर करेंगे, प्रायोगिक रूप से ही उसको लिख सकते हैं वेग नियम को। आप देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो प्रयोग के द्वारा आपने इसको वेग नियम लिखा था, 2NO गैस प्लस O2 गैस एरो 2NO2 गैस। यह वेग समीकरण आप प्रयोग द्वारा लिखे हैं, वेग बराबर के NO के सांता पे पावर 2 और ऑक्सीजन के सांता पावर 1। अवकलन रूप में समीकरण इसका -dr/dt बराबर के NO के सांता पे 2 इंटू ऑक्सीजन सांता पे 1। इस अभिक्रिया में प्रायोगिक आंकड़ों से प्राप्त वेग समीकरण में सांता के घातांकों का मान संतुलित अभिक्रिया के सांता के स्टोइकियोमेट्रिक घातांक के समान है। ठीक है, तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है और यहाँ पे जो घातांक आया है ये दोनों क्या है, यहाँ पे समान है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक 2 है तो घातांक इसमें भी 2 आया है, इसका 1 है तो यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, तो यह समान है, लेकिन यह असमान भी हो सकता है। जैसे आपने देखा इसमें कि अभिक्रिया CaCl3 + Cl2 एरो CCl4 + HCl, इसका जो प्रायोगिक वेग समीकरण होगा वह होगा वेग बराबर के CaCl3 की सांता इंटू Cl2 की सांता पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पर जो घातांक आया है वो हाफ आया है, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो यहाँ पर क्या हो गया, असमान हो गया। दूसरा देखें CH3COO C2H5 + H2O बन गया CH3COOH + C2H5OH। इसका जो प्रायोगिक वेग समीकरण है तो वेग बराबर के CH3COO C2H5 पे पावर 1 और H2O पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि H2O का घातांक 0 आया है, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक H2O का 1 है, अर्थात जो है यहाँ पर भी बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में सांता पदों के घातांक समीकरण में उपस्थित स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या है, भिन्न है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर वेग नियम नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग और देख लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में जो वेग नियम व्यंजक आप लिखते हैं, जो किस आधार पर लिखते हैं, प्रयोग के आधार पर। सैद्धांतिक रूप से आप नहीं लिखते हैं बल्कि उसको प्रायोगिक रूप से आप लिखते हैं वेग नियम वेग व्यंजक। किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांताओं के घातांकों का योग, जो आप सांता का घात लिखते हैं ऊपर, उसको अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्रयुक्त सांताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि वेग समीकरण 2 से वेग बराबर के एक सांता पे पावर x इंटू बी के सांता पे पावर y, तो यह जो आपका वेग व्यंजक लिखा गया है, ठीक है, इसमें जो प्रयुक्त सांताओं का यह घातांक है x और y, इनको आप अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे x + y, तो ही इस अभिक्रिया के क्या होगा, कोटि होगा। ठीक है, तो x और y यह प्रदर्शित करते हैं कि अभिक्रिया का वेग A तथा B के सांता परिवर्तन से कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, x और y क्या बताएंगे कि अभिक्रिया का वेग जो होगा वह A तथा B की सांता परिवर्तन से कैसे प्रभावित होगा। इस समीकरण में इन घातांकों का योग अर्थात x + y अभिक्रिया की कुल कोटि को व्यक्त करता है। ठीक है, x + y क्या बताएगा, अभिक्रिया के वेग के कुल कोटि को व्यक्त करेगा, जबकि x जो है a के कोटि को बताएगा और y जो है वह b के कोटि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में
प्रयुक्त सांताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे अब एक समीकरण में वेग बराबर के सांता ए पे पावर एक्स सांता बी पे पावर वाई, एक्स और वाई यह प्रदर्शित करते हैं कि अभिक्रिया का वेग ए तथा बी के सांता परिवर्तन से कैसे प्रभावित होता है। समीकरण में इन घातांकों का योग अर्थात एक्स प्लस वाई अभिक्रिया की कुल कोटि को व्यक्त करता है, जबकि एक्स तथा वाई क्रमशः ए तथा बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए की अभिक्रिया की कोटि क्या है तो एक्स है, बी की अभिक्रिया की कोटि क्या है वाई है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कुल कोटि कितनी है तो एक्स प्लस वाई है। अब यह जो अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वह 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकता है। अभिक्रिया कोटि का जो मान है वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है अथवा भिन्न भी हो सकता है, भिन्नात्मक रूप में भी आ सकता है। अगर अभिक्रिया की कोटि शून्य आ जाए, अभिक्रिया की कोटि के शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांता पर निर्भर नहीं करता है। अगर अभिक्रिया की कोटि शून्य आ गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभिक्रिया का वेग जो होगा वह अभिकारकों की सांता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इसमें आपने देखा था, इसमें क्या आ गया है अभिक्रिया का कोटि, इसमें H2O का पूछा जाए तो 0 हो गया। अर्थात जो है इस समीकरण में यह जो H2O है अभिकारक, इसकी सांता पर यह अभिक्रिया जो है निर्भर नहीं करती है। H2O के मान को बढ़ाने पर जो है अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे अभिक्रिया की कोटि शून्य है तो इसका अर्थ है कि अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह था। अब आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तब तक जो है इस वीडियो को आप देखते रहें, बुक को पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।